जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा मीडियम है जर्नलिज़म, उस पर हम बात करेंगे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और मज़े की बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जर्नलिज़म को पढ़ा और उस पर काम किया, अब वो अमेरिका में 14 साल से हैं और वहाँ पर जर्नलिज़म को देख रहे हैं। किस तरह से हम एक डिफरेंस फील कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेट एंड वास्ट मीडियम। तो दो मुल्क में किस तरह से उस चीज़ को देखा जाता है और उनका जो एक्सपीरियंस था इस हवाले से वो कैसा रहा एज ए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एज वेल। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है असद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम समरा, कैसे हैं आप? बहुत ठीक, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे लाजमी यही होगा कि सिर्फ जर्नलिज्म ही की तरफ आप क्यों आए? आपने ये जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन क्यों ऑप्ट किया? देखिए, नेचुरली बाकी बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब तलाश की थी, इधर उधर मैं गया था। मेरा शुरू से ये ख्याल है जर्नलिज्म के बारे में, जब मैंने इवन जर्नलिज्म बतौर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा था। अच्छा। कि जर्नलिज्म जो है ये एप्टीट्यूड का शोबा है। आपका जो इनहेरिटेड बिहेवियर है, रवैये हैं और आपकी जो मुशाहिदा है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, ये शायद डिग्रियों से ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ कि एप्टीट्यूड का है। तो मुझे शुरू से ये लगता था, इवन जब मैं गांव में रहता था, छोटे से शहर के छोटे से गांव में, और मैं अखबार पढ़ता था, तो मुझे उसमें भी लगता था कि ये बात ये रिपोर्टर कैसे कर सकता है, एनालिस्ट तो कर सकता है। तो मेरे अंदर बिल्ट इन वो चीज़ें थी। तो जब मैं 94 में, खैर मैंने ग्रेजुएशन के बाद कैरियर शुरू किया, सो मैं जर्नलिज्म में ही गया पहले। ये अलग बात कि वो एक डमी न्यूज़पेपर था, मैं 6 महीने काम करता रहा, उसके साथ फिर छोड़ के जॉब्स और की। फिर 98 में यहाँ पे इस्लामाबाद से एक रोज़नामा कायनात शुरू हुआ, तो मैंने बाकायदा उससे शुरू किया। और मीनवाइल जो है मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन पहला बैच जो था, उसमें मैंने एडमिशन भी ले लिया था। तो एक तो ये एप्टीट्यूड था। सेकेंडली मेरा बिलीव ये है कि ये जो शोबा है ये लिंग्विस्टिक्स इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अबलाग, कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन के स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक ही बात अगर आप 10 तरीके से कर सकते हैं, एक ही लफ्ज़ की जो मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज़ होती हैं, एक मौके पे जो लफ्ज़ आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है, अगर आपके अंदर वो अहलियत है तो फिर ये आपका शोबा है। ये डिग्री वालों के लिए मैं नहीं समझता कि आपके पास ज़रूर डिग्री होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है डिग्री हो। तो एप्टीट्यूड था, मैं इसलिए फिर इस जानिब आ गया और रास्ता मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी अपने एप्टीट्यूड की बात की, इसी से थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाऊंगी कि आजकल के ज़माने में आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक डिग्री हासिल कर लेना, या फिर जर्नलिज्म का आपने अगर एक फील्ड चूज़ कर ली है उसके बाद आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो वाली स्किल्स होनी चाहिए, रिसर्च की आपकी आदत होनी चाहिए? मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर एक जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आजकल के दौर के हिसाब से होनी चाहिए? अगेन मैं वही कहूँगा कि आपके पास अदब का मुतालिया होना चाहिए, ताकि आपके पास अल्फाज हों, उसका ज़ख़ीरा मौजूद हो, वोकैबुलरी हो। दूसरा आपका रवैया हो। तीसरा ये कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की जर्नलिज्म की बात कर लें, तो इस वक्त जितने हमें चोटी के ऊपर हमारे जर्नलिस्ट नज़र आते हैं, उनमें से शायद ही किसी ने डिग्री हासिल कर रखी हो जर्नलिज्म की ना। उनमें से बहुत सारे मैट्रिकुलेट भी नहीं हैं, लेकिन उनकी सहाफ़त के ऊपर, उनके जर्नलिज्म के ऊपर, उनके अबलाग के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। हम जैसे लोगों ने उनसे सीखा है। सो मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री आपको मज़ीद पॉलिश करेगी, लेकिन पहले ये फील करें कि आपके अंदर वो बिल्ट वो ख्वाहिश, वो हुनर और वो जौहर मौजूद है कि नहीं। सो ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे। तो अगर देखा जाए तो अगर मॉडर्न एज के हवाले से बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक आपने भी फेस किया और आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इनको फेस करेगी एज अ जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म की फील्ड में? समरा, ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है और ऑफ कोर्स ये बहुत लेंथी भी है। वैसे तो जब से ये मीडियम्स डिफरेंट आए हैं, ये कंपैरिजन होता रहा है। आपको पहले मालूम है कि मैंने अखबारात से भी पहले मैं कहूँगा कि शायद नौटंकी था। अखबार आ गए तो लोगों ने कहा कि ये एंटरटेन अब करेंगे, ये फारिग हो जाएंगे। फिर रेडियो आया तो पता चला कि अखबार चले जाएंगे। फिर टेलीविज़न आए तो लगा कि रेडियो फारिग हो गया है। और अब जब इंटरनेट आ गया है तो बाकी तमाम जो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, अबलाग के, या इवन जर्नलिज्म जिनको प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ कर रहा है, वो सारे के सारे मुश्किलात से दो चार हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर इनोवेटिव अप्रोच हो तो आज भी जो पहला मीडियम है, वो नौटंकी हो, वो स्टेज हो, वो
दूसरा ये हमारे अखबारात हों, वो रेडियो हो, वो टीवी हो, वो सारे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस इस वक्त बेशुमार हैं। ख़ास तौर पे ये जो डिजिटल एरा जिसमें हम जिंदा हैं उसने उड़ा के रख दिया है। लोगों का एक अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आप देखती हैं ना कि जो चीज़ वायरल होती है उसकी ड्यूरेशन बड़ी थोड़ी होगी, लोग 1.5-2 मिनट ट्विटर फेसबुक के ऊपर जो चीज़ें देखते हैं, ताकि वो न्यूज़ के सोर्स के तौर पे भी उन्हीं डिजिटल चैनल्स को या इंगेजमेंट के जो चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मसला है। मैं आपको सिर्फ इसमें एक रेफरेंस, एक एग्जांपल अमेरिका से भी देता चलूँ। वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट है वॉशिंगटन पोस्ट की, उसको एक्सप्रेस अखबार कहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वो देते थे। अच्छा। तमाम जहाँ पे आपने ट्रेन लेनी है बाहर उनके बॉक्सेस पड़े होंगे, लोग उठा लेते थे। फिर उसके बाद एक स्टेज आया कि उन्होंने 2-2 बंदे वहाँ पे खड़े कर दिए डिप्लॉय। आखिर उनको वो पे करते थे कि मुफ्त लोगों को दे दें, अगर उनको उठाने की भी जहमत हो रही है तो दे दें। आखिर 16 साल के बाद वो बंद हो गया। तो आखिरी दिन की इनकी जो हेडलाइन थी वो ये थी, उसका मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ। एडिटर ने अपने नोट में लिखा कि अब घुसे रहिए अपने बदबूदार फ़ोनों में। उन्होंने ये कहा एडिटर ने कि मैंने खुद सर्वे किया, मैं ट्रेन की डिफरेंट कार्स में जाता हूँ और मैंने ये देखा कि अगर 50 बंदा पढ़ रहा है, उनमें से 2 के पास अखबार है, बाकी पढ़ सारे रहे लेकिन अपने फ़ोन में। हमारे जैसे लोग भी, मैंने सोचा कि क्या मैं भी इसमें कल्प्रेट हूँ कि इनका अखबार बंद हो गया। मैं भी पहले अखबार पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा। मुझे लगा मेरे लिए ये कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि इसमें मैं पाकिस्तान की खबरें भी देख लेता हूँ। उस दौरान जब मैं ऑफिस पहुँच रहा होता हूँ, मैं दुनिया में जो कुछ हो चुका होता है मैं वो भी फॉलो कर रहा होता हूँ, तो मुझे सब एक जगह मिल जाता है। लेकिन एक बात इस चीज़ से मैं आपको बीच में बोलूँगी कि हमारा मकसद है कि हम खबरें पढ़ें, हमारी नॉलेज में इजाफा हो, हमें ये पता चले कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अब वो कोई भी मीडियम हो, चाहे वो पेपर के थ्रू हम पढ़ रहे हैं या हम मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब मकसद तो वही हुआ ना पूरा। बिल्कुल यही बात है। एक्चुअली तो पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, खबर मुझ तक पहुंच रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया अखबार के इदारे को, अब देखें ना उस इदारे के साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी वाबस्ता होंगे, वो भी ऑफ कोर्स फारिग हो गए होंगे। प्रॉब्लम ये हो गया कि ये सारी चीज़ें कहीं और चैनलाइज हो के आप तक जब पहुंच रही हैं, सो वो इश्यूज़ अब जिस बंदे ने जो ऐप क्रिएट की है उसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिंक कर दिया है इन्फॉर्मेशन को और वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है। सो इसलिए वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चैलेंजेस हैं। सही। बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि अल्टीमेटली तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूमात चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और जर्नलिस्ट का काम है कि अपनी खबर आवाम तक पहुंचाना। अब वो ई न्यूज़ के जरिए पहुंच रही है या अखबार के जरिए पहुंच रही है, उनका मकसद, मेरे कहने का मतलब ये कि पूरा तो हो रहा है, तो फिर तो उनको शिकवा नहीं होना चाहिए। देखिए समरा, इसमें दोनों बातें, शिकवा तो शायद नहीं है, लेकिन एक बात यह ना कि जब इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो फिर आप एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म की तरफ आते हैं ना। कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि सिर्फ कि मेरी खबर पहुंच जाए। ऑफ कोर्स वो चाहता है कि उसकी खबरें पहुंचें, बट उसके अगेंस्ट उस आई थिंक जॉब्स का थोड़ा सा इशू आ गया कि जो मीडियम चेंज हुआ तो जॉब्स एंड बिजनेसेस में थोड़ा सा फर्क और फ्लक्चुएशन आया। आपके चैनल में फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूज़ चैनल है आपका पहले था, बहुत सारे चैनल हैं, अगर उसका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट अगर एक्सक्लूसिव खबर लेके आता है और अपने सोशल मीडिया पेज पे दे देता है, अपने चैनल को नहीं देता है, तो उसका चैनल को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसकी ब्रेड एंड बटर उसके चैनल के साथ वाबस्ता है और चैनल की इंटेग्रिटी जर्नलिस्ट के साथ वाबस्ता है। जर्नलिस्ट की जो कहना चाहिए इंटेग्रिटी कहें या उसका इन्फ्लुएंस कहें, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है। सो वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं एक बुक देख रहा था, सेविंग द मीडिया। सो उसमें ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे इस रीजन में या पाकिस्तान में नहीं है, ये मसाइल पूरी दुनिया में है। और 2006 के बाद ख़ास तौर पे जब से ये 4G रेवोल्यूशन आया है, 3G 4G रेवोल्यूशन जब से आया है, हज़ारों की तादाद में पेपर्स वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर बंद हुए हैं। अमेरिका के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप वहीं पे आप अपने फ़ोनों में घुसे रहिए, आपके लिए पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, मैगजीन्स बंद हुए हैं, अखबार बंद हुए हैं, तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर जैसे मैगजीन्स बंद हो गए, न्यूज़पेपर्स बंद हो गए, ठीक है, वो एक बात अलग है, लेकिन अब आप देखें कि जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो वो जो जर्नलिस्ट जो सिर्फ बैक स्टेज होते थे, जिन्होंने सिर्फ अपना लिखा, नाम छाप दिया, लोगों ने पढ़ दिया, लेकिन अब वो ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, यूट्यूब के जरिए उन्होंने अपने चैनल्स बना दिए हैं, फेसबुक के जरिए अब लोग उन्हें प्रॉपरली देख सकते हैं कि हाँ जी ये बेसिकली ये रिपोर्टर है जो इस तरह की न्यूज़ हमें फराहम कर रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि
कमाना भी शुरू कर दिया। ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ आप न्यूज़ेस दे रहे हैं, आपको आपकी इनकम नहीं हो रही है, आपकी मशहूरी भी हो रही है और इनकम भी हो रही है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आपने रेलेवेंट उससे ये सवाल निकाला है। ऑफ कोर्स इसमें फिर ये है कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट मैं कहूँगा कि वो शुरू होगी। चैनल्स तो बहुत हैं लेकिन चैनल्स तो लाखों बन गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें से मोनेटाइज बहुत कम होते हैं और बहुत कम लोगों को वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन आपको फोरम आपके पास मौजूद है, आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी हुआ है कि ये चीज़ें ना फिर धुंधला गई हैं। अब बहुत सारी आवाज़ें उसमें दब गई हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रही हैं, शायद बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कभी कहीं मिस भी हो रहा है। लेकिन कंपटीशन बढ़ने से आपको ये भी तो फायदा हुआ कि आपको क्वालिटी वर्क मिल रहा है। जर्नलिस्ट को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ रही होगी, बिकॉज जब वो देख रहे हैं कि एक ही मीडियम में इतने सारे जर्नलिस्ट हैं तो बेस्ट जो है वो सबके सामने देना पड़ेगा। सेकेंडली अगेन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तरक्की पजीर मुल्कों की बशमूल पाकिस्तान, जहाँ पे अगर कुछ मसाइल हों एक्सप्रेशंस के अंदर, एग्जीक्यूशंस के अंदर, तो उनके पास एक अल्टरनेटिव मौजूद है। लेकिन आप यकीनन उसमें पूछेंगी, मैं हमेशा से इस ख्याल का हामी रहा हूँ कि ये जो आज़ादी इजहार है ना, ये एक पैकेज में है। ये दूसरे पैकेज में या दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है। डजेंट मैटर कि आप ATV पे बैठ के बात कर रहे हैं, किसी और न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, आपको आंसरेबल होना है अपने एक एक लफ्ज़ का। एग्जैक्टली ठीक है, आप जवाबदेह हैं उसके। भले मैं इवन अपने सोशल मीडिया पे लिख रहा हूँ, मैं अपने फेसबुक ट्विटर पे कुछ लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह में जो आए मैं लिख दूँ, मेरे मुंह में जो आए मैं बोल दूँ, मेरा जो दिल चाहे मैं लिख दूँ। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और आप नहीं, आप आंसरेबल होने चाहिए। आपको किसी न किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रूव करना पड़े, क्योंकि आप पैनिक नहीं फैला सकते सोसाइटी के अंदर, आप अनरेस्ट नहीं फैला सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान जैसे मुआशरों में फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी तो है ही है, हमारी रिलीजियस सेंसिटिविटी है, कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, सो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और आपको कहीं ना कहीं जवाबदेह होना होता है। सही। अच्छा, अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि सोशल मीडिया का अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल जर्नलिज्म से, तो आप किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक फिनोमेना है, मैं कहूँगा बहुत पावरफुल है। अगर हम इसको आवाम की आवाज़ की हद तक तो रखें तो बहुत फ़ाइन है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इवन इट्स कहना शायद मीडिया का वर्ड जो है वो दुरुस्त ना हो। मीडिया नाम नहीं हम इसलिए कहते हैं ना कि चूँकि हम वहाँ से आवाज़ें पहुँचती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ख़बर, आवाज़ सब कुछ शामिल होता है, तो इसलिए वो सोशल मीडिया है। ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम है और अनरेस्ट होना प्रॉब्लम है। उसकी वेरिफिकेशन जो है वो लोग ट्रेंड नहीं होती। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारी गाहे ट्रेनिंग्स होती रहती हैं कि इवन बहुत सारी खबरें वायरल हो रही होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जो हैं वो डॉज हो जाते हैं, वो सोशल मीडिया से ख़बर उठा के वो चला देते हैं अपने नेटवर्क्स के ऊपर। लेकिन हम जैसे लोगों की थोड़ी ट्रेनिंग है कि नहीं भाई इसको कैसे वेरीफाई करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सो सोशल मीडिया के सबब ये हुआ है कि मीडिया के ऊपर दबाव ज़रूर आया है, लेकिन अगर आप कहें कि उसकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, तो उसका कोई मैच नहीं है कन्वेंशनल जो मीडिया है हमारा उसका उसके सोशल मीडिया के साथ। लेकिन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर ये भी हो जाता है ना कि मीडिया के ऊपर चीज़ें बाज़ औक़ात मालकान के एजेंडे में नहीं आती हैं, बाज़ औक़ात किसी और के एजेंडे में नहीं आती हैं, या इस्लामाबाद में हादसे होते हैं वो इस हादसे रिपोर्ट नहीं होते हैं, बड़ किसी चैनल पे रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जब वो आ जाते हैं तो वो चैनल भी मजबूर हो जाते हैं कि उसमें अब उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला हो गया है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ का एक और फ़ायदा जर्नलिस्ट को हुआ होगा कि जैसे सोशल मीडिया पे आम इंसान भी कोई ना कोई एक ऐसी बात लिख देता है जो वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिद होती है, और जर्नलिस्ट को फ़ायदा हो जाता है उन सारी चीज़ों से कि अगर आपने उस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं की और आपको इस सोशल मीडिया पे वो खबर मिल गई है तो वो एक आपको हेल्प करती है मज़ीद आगे उस पर रिसर्च करने पे। एक तो खैर ये बात होगी, दूसरा ये है कि अब फार फ्लंग एरियाज़ हैं, हमने तो जब कैरियर शुरू किया तो वहाँ पे उनको हम नामा निगार होते थे, वो लेटर्स में ख़बरें भेजते थे जो 4-6 दिन के बाद हमारे तक पहुँचती थी। अब फार फ्लंग एरिया से इवन टेलीविज़न चैनल्स पे चलने से पहले खबर या वीडियोस वो वायरल हो चुकी होती है और चैनल्स की मजबूरी होती है कि उस इशू को वो हाईलाइट करे और उसके ऊपर फिर वो मज़ीद रिसर्च करे। बिल्कुल। अच्छा, जर्नलिस्ट और बायसेस, इनको किस तरह से आप इन पे फ़र्क करेंगे? हाँ, ये अगेन बड़ा मुश्किल बात है और मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इंसान ज़ाहिर है बाय बर्थ उसकी अपनी पसंद नापसंद जो है वही असबियत है ना, उसके अंदर बायसेस आ जाएंगे।
वो पॉलिटिकल हमारी पसंद या नापसंद भी हो सकती है, सियासी जमातों से मुतालिक हमारे रवैये भी हो सकते हैं, हमारी सोच भी हो सकती है। लेकिन बाहैसियत एक जर्नलिस्ट के मेरा ये ख्याल नहीं, बल्कि ऑफ कोर्स हमारी किताबों में ये महफूज है कि हमें उन वॉइसेस से आज़ाद हो कि जब हम अपनी जॉब्स एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो उनसे हमें आज़ाद होना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मॉडरेट करता हूँ कोई शो, ऑफ कोर्स मेरी भी पसंद नापसंद है, लेकिन मैं आमतौर पे अपने फ्रेंड से दावा किया करता हूँ कि मुझे बताना कि मेरा कहीं टिल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। जिस दिन टिल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा मैं जॉब छोड़ दूंगा। लेकिन जब हम शो से या स्टूडियो से बाहर निकल के बात करते हैं तो हो सकता है हम पे लेबल भी लगता हो कि आप तो भाई फलां पॉलिटिकल पार्टी के बड़े सपोर्टर हैं, आप तो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, ये ऐसा अक्सर ऐसा होता भी है। सो उन बायसेस से निकल के बात करनी होगी। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि यार देखो कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने या चीफ जस्टिस के सामने वो भी वोट डालते हैं किसी ना किसी को, राइट, ठीक है ना, लेकिन अपने फैसलों में वो कोशिश करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ना हो। वोट तो डालते हैं, राइट, वो इदारे भी डालते हैं जिनका काम टोटली कहना चाहिए कि एक डायरेक्शन में जाना है और अपनी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो शो नहीं करना चाहते, ना करते हैं ज़्यादातर लोग। सो वो भी अपनी जॉब करते हैं ना। सो हमें प्रोफेशनलिज्म, हमारी जो कहना चाहिए जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, वही हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। आपने पाकिस्तान में देखा यहाँ बड़े बड़े नाम थे और पिछले 2-3 सालों में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है अपनी स्टेचर के एतबार से, अपनी शोहरत के एतबार से, क्योंकि उन्होंने बैलेंस जब नहीं रखा है और किसी एक जानिब वो तमाम कश्तियाँ जला के चले गए हैं। यानी एक तरफ आपको कोई खामी नज़र ही नहीं आती और दूसरी तरफ खामियाँ ही खामियाँ हैं। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। आपके नापसंदीदा शख्स के अंदर या लीडर के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, आप उन क्वालिटीज़ पे भी बात करें। आपके पसंदीदा तरीन शख्स के अंदर कुछ खामियां भी होंगी, आप उनको भी हाईलाइट करें। कोई इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। हाँ, और अपनी ओपिनियन आप मॉडरेट करें। अगर आप मुझे एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहें, आपकी क्वेश्चनिंग ही ऐसी हो कि मुझे हर सूरत उसी डायरेक्शन में जाना है, सो ये बायसेस हैं। सो हमें उन बायसेस, इसी तरह मैं कहता हूँ वो बायसेस आपके जो है कहना चाहिए कि ना सिर्फ सियासी पसंद नापसंद से आपके मजहबी तसव्वुरात, आपके समाजी तसव्वुरात हर एक से मुतालिक हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ मॉडरेटर, आपका काम है डिस्कशन को आगे बढ़ाना। राइट लेफ्ट के 2 आदमी आपके पास बैठे हैं, उनको इंगेज करें, अपने बायसेस को रिफ्लेक्ट ना होने में, अपने कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, अब एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कितना ज़रूरी है जर्नलिज्म में? देखें, ये तो क्या कहते हैं कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। आपका तो काम ही एक्सप्रेशन है ना, सही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे मैंने पहले शायद गुफ्तगू में जिक्र हुआ, ये पैकेज है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर आप उस पर स्टैंड कर सकते हैं तो आपको हर बात करनी और कहनी चाहिए, और रियासत के अंदर भी ये सकत होनी चाहिए कि वो आपको ये स्पेस दे। एक्सप्रेशन को दबाना कभी भी, अगर हम इंसानी मुख्तसर जो तारीख़ हमारे सामने कम से कम पिछले 1-200 साल की अगर हम अपने रीजन में देख लें, वो कभी भी कारगर नहीं रहता है। सो एक्सप्रेशन का मौका दें। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या हमारे जैसे बाकी जो डेवलपिंग मुल्क हैं, उनके अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है डिफेमेशन लाज की। लाज तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सबसे कम उनके ऊपर अमल दरामद होता है। अगर आपके डिफेमेशन लाज स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आपको बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। अगर मैंने अनशंट कुछ बोला है, मैंने अगर किसी की तज़हीक की है, कोर्ट मुझे 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अगर मुझे फ़ाइन हो जाना है और वो फ़ाइन मेरे इदारे को हो जाना है, सो नेक्स्ट टाइम मेरा इदारा वो नहीं छापेगा और ऑलरेडी वो सेफ गार्ड करेगा पूरे प्रोसेस को, ख़बर के जनरेट होने से ऑन एयर जाने तक या पब्लिश होने तक उसको वो गार्ड करेगा कि भाई इसमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए, कल हमें अदालत में किसी लॉ सूट का सामना ना करना पड़े और उसके बदले में फ़ाइन भी ना देना पड़े। यही हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे उनको कुछ नहीं होता, लेकिन इन्हीं इदारों ने बरतानिया में जुर्माने अदा किए हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ये नहीं हो सकता कि बैठ के लगा के हम बैठे हैं और जो हमारे दिल में आए, जो हमने कॉन्स्पिरेसीज, जो हमने क्या सराइयों के ऊपर खबरें सुनी हैं, हम उसका तज़किरा करते चले जाएं, उसके बदले में स्टॉक मार्केट बिठा दें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हम जरिया बने, ये नहीं हो सकता। तो बस बेसिकली ये कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या जो मैं अगर अपने इदारे की बात करूँ, मुझे एक ही वर्ड 14 सालों में या एक ही जुमला या एक ही ईमेल बार बार, मतलब जो सिस्टम जनरेट करता है या हमारे एडिटोरियल टीम भेजती है कि फ्री, फेयर एंड अनबाइस्ड प्रैक्टिसेस। सो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड हर जगह पे मौजूद नहीं है, ये कि वहाँ पे यूनिक है। फिर मैं ये बात कर दूँ, ऐसा अगर कहीं पे तासुर भी मिल रहा हो कि मैं कोई अमेरिकन मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल लेबल जो है ना, आप चैनल्स के ऊपर बड़े नुमायाँ हैं।
कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो आपने बात की ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पता है कि अगर वो एक हद क्रॉस करेंगे तो डिफेमेशन लॉ सूट उनके खिलाफ फाइल हो जाएगा और वो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। सो पसंद नापसंद है लेकिन अच्छा, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए? इसके बगैर तो मुझे नहीं लगता कि गुजारा हो सकता है दुनिया का, या दुनिया ये प्लेनेट हमारा जो है वो इसके बगैर सरवाइव कर सकता है। ऑलरेडी दैट टू मच एक्सटेंट ये रेगुलेट हो चुका है। आपने अगर हालिया दिनों में देखा हो कि फेसबुक के जो पायनियर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनको अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जाके ब्रीफ करना पड़ता है इलेक्शन से पहले कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे, और ख़ास तौर पे जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं वो उसको यूज़ ना कर पाएँ। सो उन्होंने हज़ारों की तादाद में अपने एम्प्लॉइज़ बढ़ाए हैं, हर रीजन के अतबार से उन्होंने उसके ऊपर अपने मॉनिटर्स लगाए हैं। अब आप कोई चीज़ पोस्ट करती हैं, फ़ौरन आपने देखा उन्होंने प्राइवेसी और इवन कॉपीराइट्स के बारे में वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, फ़ौरन आपका वो चैनल या आपकी पोस्ट वो ब्लॉक कर देते हैं। So, आप देखें ना टिकटॉक के ऊपर भी पाकिस्तान में भी और बाहर के भी ममालिक में उस पर बैन लग चुका है। तो इस तरह की चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। देखें इंसानी ज़िंदगी के लिए चीज़ें डेंजरस हैं, या बहरहाल एक सोसाइटी ने इज्तिमाई तौर पे कुछ मयार अगर मुकर्रर बदल रहा है तो फिर ऑब्वियसली एक होता है कल्चर तो ग्रेजुअली तब्दील होने वाली चीज़ है समरा, वो तो वक्त के साथ साथ बदलता है। लेकिन ये है कि अगर आपके एक मुसल्लमा कुछ असूल बना दिए हैं कि आपने इसको नहीं छेड़ना है, सो अगर वहाँ पे पेनिट्रेशन होगी तो रिएक्शन बड़ा शदीद आएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर में जो चैलेंजेस, अब हमारा पाकिस्तान अगर हम आने वाले से बात करें तो जर्नलिज्म में कोई चैलेंजेस उनको समझ में आते हैं कि वो फेस कर सकेंगे, और इन फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं जर्नलिज्म? देखिए, मैं एक छोटी सी एंटिटी हूँ जर्नलिज्म के अंदर, एक छोटा सा वर्कर हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, बाहर काम कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि ये दोनों तरफ से ना मसाइल हैं इस वक्त हमारे जर्नलिस्ट को भी और जर्नलिज्म को भी। एक तो ऑफ कोर्स हमारे चैनल्स के जो मालकान हैं उनका एक अपना एजेंडा है, वो उसके ऊपर चलते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उसके अंदर फिर मैं वो कहूँगा कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और एक तरफ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नज़र आती है, जिसकी वजह से अब अनफॉर्चुनेटली लोगों का बिलीव सोशल मीडिया पे होने लगा है कि जी मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, वहाँ पे पढ़ा तो वो हकीकत होगी, टीवी में ठीक नहीं होता, ये रेडियो पे ये जो खबरें आ रही हैं ये ठीक नहीं, अखबार में गलत लिखा। तो फिर मैं एक दिन मैंने पूछ लिया कि ओके मुझे कोई एक खबर बताओ, तो वो जवाब नहीं होता लेकिन एक परसेप्शन बन चुका है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं। अगर हमारे मालकान पाकिस्तान के अंदर ये सोच के टेलीविज़न चैनल या अखबार निकालते हैं कि हमें सरकारी इश्तिहार मिलेगा, तो देन मेरा ख्याल है इसका मुस्तकबिल नहीं है। ना अब मिलेगा, ना शायद ना अब उस रेशो से मिलेगा, ना शायद आने वाले वक्तों में भी आपके पास इसके लिए। अब जैसे बड़े बड़े मुल्कों के अंदर वेबसाइट्स हैं सरकारी बिजनेसेस के लिए, वहाँ पे इश्तिहार चल जाते हैं। ये डिजिटल मीडियम है, उनको भी यूज़ करना होगा क्योंकि पब्लिक मनी है। बिज़नेस मॉडल्स ये हैं कि आप सारे चैनल, अब इस वक्त भी मैं पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में हूँ, मैंने देखा है 2-3 चैनल जो हैं वो आने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसे ही अपने दोस्तों से कि यार ये जो ऑलरेडी चैनल बने बैठे हैं वहाँ पे तो लोगों को फायर किया जा रहा है, सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं, सो ये नए कैसे बन रहे हैं? और दूसरा, नए के पास नया क्या है? सब कुछ वही होना तो है। नए अब प्रॉब्लम ये हो गया कि सारे चैनल जो हैं वो कहते हैं कि हम नेशनल उसके हुकअप के ऊपर हम जाएंगे और हम कौमी टीवी हैं। मैं एक मशवरा यहाँ पे देना चाहता हूँ कि भाई आप ये देखिए, इस सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं जिससे हमने मुआशरा बनाया है। इसमें स्पोर्ट्स भी है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें बागबानी भी है, इसमें बाकी एग्रीकल्चर है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाले टेलीविज़न चैनल में से एक, आपको हैरत होगी, शायद CNN या फॉक्स नहीं है जो पॉलिटिकल, वो हैं HGTV, हाउसिंग एंड गार्डनिंग। ठीक है, वो आपको सारा दिन 24/7 उनकी ब्रॉडकास्ट ये बता दी है कि इसको डेकोर कैसे करना है, या वो आपके घर में आ जाते हैं कि हम आपका घर रीमॉडल कर देते हैं, गार्डनिंग कैसे करनी है। तो भाई इसके बारे में भी सोचो, लोगों को सिविक सेंस के बारे में बताएं। सो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ एंड डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर स्पेशलाइज्ड चैनल लाने की ज़रूरत है। सारे के सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो शायद कारगर ना हो। और न्यूज़ एक ज़रा फ़नी नोट के ऊपर, एक हमारे दोस्त हैं, एक टेलीविज़न चैनल के ओनर हैं, अमेरिका में मुलाकात हुई तो वो बड़ा बुरा भला कह रहे थे कि यार बिल्कुल बिजनेसेस ठप हो गए हैं, ये वो। सो मैं काफ़ी सुनता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप पाकिस्तानी खबरें देखते हैं? हाँ। यहाँ पे नहीं, मैं नहीं देखता। तो मैंने कहा अच्छा आप अपना चैनल तो देखते होंगे? कहते नहीं। मैंने कहा अपने चैनल की खबरें कोई टॉप ऑफ द आवर? कहते नहीं। उनका आगे एक जुमला मोतरज़ा था। सो मैंने कहा जनाब
जो प्रोडक्ट आप खुद नहीं देखते, आप ये कह रहे हैं कि लोग खरीद के देखें हाँ। और उसके बदले में आपकी जेब में पैसे भी डालें। तो आपने कभी सोचा है कि आपको प्रोग्रामिंग तब्दील करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वही चीज़ है कि जो एक जैसी चलती आ रही है। हाँ। आप अगर टीवी चैनल खोलेंगे, आपको एक न्यूज़ पे अगर एक खबर सुनने को मिल रही है और वही दूसरे पे, तो फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। एक दफ़ा आपने वो खबर सुन लिया, बार बार डिफरेंट चैनल्स पे वही खबर नहीं सुनना पसंद करेंगे। Exactly. आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, और डिप्रेशन और इस तरह की स्ट्रेस से अलग हट के चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वही आपको अट्रैक्ट करेंगी चीज़ें। एक तो हमारी स्क्रीन जो है, अगर हम पाकिस्तान, ऑनेस्टली मैंने काफ़ी अरसे से न्यूज़ चैनल्स उस बाकायदगी से फॉलो करना बंद कर दिए जैसे पहले करता था। मेरी जॉब का हिस्सा है, ज़रूरत है, करना पड़ेंगे। सो अब वो म्यूट होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो सेंसेशन है, जो उसके अंदर जो म्यूज़िक है, एक बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे, तो उनके एक बड़ी पोजीशन पे दोस्त थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम लोगों ने जो न्यूज़ का स्टाइल बनाया है, बहुत हाई पिच पे तुम्हारे एंकर्स बोलते हैं ना। तो कहते क्या करें, ये चलता है। मैंने कहा देखो, मेरे कान तो आदी हो जाएंगे इस पिच पे तुम्हें सुनने के, तुम्हारा गला तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम ज़्यादा देर नहीं बोल सकोगे। यकीन करें, 1 साल के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो गया। जैसे हमें कभी भी आपका जो ट्विन चैनल होता है, कभी वो दिखाता था, तो अब वो बहुत सॉफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ी सी तो एक इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए। अब ABC छोड़ दे, D ग्रेड चैनल अगर कुदरती लगा, मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल, और मुझे उसमें और A ग्रेड चैनल में खबरों की हद तक तो कोई फर्क नजर आता ही नहीं है। बिल्कुल, खबर तो एक ही होगी जो रेगुलेट हो रही है। ज़्यादा एजेंसी से आ रही है। लेट्स से कि आपका चैनल बड़ा है, आपने खबर ब्रेक कर दी, 1.5 मिनट बाद मुझे वो भी दे रहा होगा, मुझे क्या पता कि 1.5 मिनट पहले आपकी तरफ। सो एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के बिजनेस से निकलना है। ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। सो सही, इसी चीज़ में थोड़ा सा एक और बात को ऐड करूंगी कि अगर हम जर्नलिज्म में नेशनलिज्म का किरदार देखें, वो किस हद तक है? ये समरा $1 मिलियन क्वेश्चन है और सबसे कम्प्लेक्स और सबसे मुश्किल है। हाँ। इसकी जो अमली शक्ल है हमारे सामने, वो कई सूरतों में मौजूद है। मैंने नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस तो करता है तमाम जर्नलिस्ट को, ये इनहेरिटेड होता है। अगर आप इंडियन चैनल्स देख लें तो वो आपको नेशनलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। और नेशनलिज्म नज़र आता है तो इस वजह से अगर हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बात करते हुए सुने तो उनके जर्नलिज्म को भी वो कम पॉइंट्स देते हैं। पाकिस्तान में स्लाइटली उनकी निस्बत ज़्यादा बोल्ड है। सो नेशनलिज्म क्या है? आपके स्टेट इंटरेस्ट, लेकिन ये स्टेट इंटरेस्ट कहाँ से डिफ़ाइन हुए, किसने डिफ़ाइन किए, कब बने, ये एक राब्ते का फुकदान है नीचे जर्नलिस्ट के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सो इसलिए वो डिटर्मिन नहीं होते, लेकिन एक मोटी मोटी 2-3 शक्लें हैं, वो हमें पता चलता है, हम देखते रहते हैं। अगर हम एक थर्ड पार्टी की हैसियत से बात करूं कि अगर कोई ऐसी क्लैश वाली सिचुएशन हो जाती है, सो अगर आपके पड़ोसी मुल्क से मीडिया जो है अटैक कर रहा है तो जवाबन यहाँ से भी आता है, वही नेशनलिज्म है। दैट टू सम एक्सटेंट उसकी ज़रूरत भी है, वो मजबूरी भी है। लेकिन अब ये एक सेंसिटिव पॉइंट ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक खबर है, खबर बहुत बड़ी है, वो पूरी ग्लोब को हिला सकती है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी खतरे में हो सकती है, आपके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो सकती है, आपके मुल्क को चैलेंजेस भी फेस करना पड़ सकते हैं, सैंक्शंस भी फेस करना पड़ सकती हैं। सो यहाँ पे सोचना है कि मुझे नेशनलिज्म की तरफ जाना है या मुझे वहाँ पे टकराव है, के कदम रखने की जरूरत है। वहाँ पे कुछ उसमें बेसिक्स के ऊपर अगर आप जाएं तो फिर टकराव है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, थैंक यू सो मच एंड प्लेजर मीटिंग यू। और जिस तरह से जर्नलिज्म ने आपने जो मनाजिर हमें दिखाए, जो एक पिक्चर खींची है, वाकई इसी तरीके से है। बस हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आप किसी भी फील्ड को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन चूज़ करें, लेकिन उसके साथ ऑनेस्ट रहें और उसके साथ ट्रस्ट वर्दी होकर अगर चलेंगे तो कोई भी प्रोफेशन जो है आपका साथ नहीं, आपका दामन नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपको आसमानों तक ले जाएगा, कामयाबी तक ले जाएगा।